अस्सलाम वालेकुम। धरने के खात्मे के बाद और ख़ास तौर पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद दो बड़े चैलेंजेस हैं जिनका तहरीक इंसाफ को सामना है। एक तो उनकी पार्टी के अंदर बहुत से इश्यूज सामने आ रहे हैं जो मैदान सरेआम डिस्कस हो रहे हैं। दूसरा PMLN और मुखालफिन की जानिब से बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि दो फॉर्मर जनरल जो DG ISI हैं उन्होंने धरने के पीछे उनकी सपोर्ट थी, तहरीक इंसाफ के मामले में सपोर्ट थी। तो इमरान खान की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है? कराची के अंदर की सिचुएशन देखें तो लगता है कि पार्टी ने अभी शायद अपने कदम जमाए नहीं या स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, और कौमी सतह के ऊपर देखें तो जुडिशल कमीशन के बाद इनका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। आज का प्रोग्राम हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब पूछेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं इमरान खान, तहरीक इंसाफ के सरबराह। खान साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे मुश्किल सवाल से ही आगाज़ करते हैं। आपकी जमात के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि जनरल पाशा और जनरल ज़हीर, वो एक जनरल ने आपकी जमात बनवाई और दूसरे ने आपका धरना करवाया, क्या कहेंगे? नदीम, मैं इसके जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जी पार्टी बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही है और क्राइसिस से गुजर रही है। मैं शायद वाहिद पॉलिटिशियन हूँ जिसने 19 साल स्ट्रगल की है। पार्टी यानी 10 लोगों से शुरू हुई, एकदम बड़ी हुई, 5 महीने के बाद इलेक्शन आया 97 में, पार्टी फिर ज़ीरो, फिर से खड़ी की, फिर 2002 में इलेक्शन आया, फिर 1 सीट, फिर पार्टी नीचे। एक वक्त पे 10 से कम लोग रह गए थे इस पार्टी में 2002 के बाद। तो उधर से फिर पार्टी उठाई, फिर 2008 में इलेक्शन नहीं लड़े, फिर पार्टी नीचे, क्योंकि APDM हमने बॉयकॉट किया, नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ लिया, ये अंदर आ गए और हम नीचे चले गए, और फिर पार्टी को उठाया। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये अजीब सा क्राइसिस है कि पख्तूनख्वा में सारी पार्टीज़ ने मिलकर हमारे खिलाफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़े और तहरीक इंसाफ सबरों को मिलकर हरा दिया। और जब 350 पोलिंग स्टेशन में जो बंद की गई और इंतशार हुआ, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन पे जब होता है तो 30% से 45% PTI का वोट चला जाता है। अब कभी तहरीक इंसाफ में इतनी लोग आने की कोशिश नहीं कर रहे जितने आ जा रहे हैं, तो अजीब इंतशार की बात कर रहे हैं। जहाँ तक एक पार्टी के अंदर एक कशमकश चल रही है, वो चलनी है। जब पार्टी फैल रही होती है, जब बढ़ रही होती है, नीचे से प्रेशर आ रहा होता है, तो पार्टी में हमेशा आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मतलब ये नहीं लगता क्योटिक सी सिचुएशन है, जैसे सारा कुछ ऑटो पायलट पे चल रहा हो, मैनेज नहीं है? एक ट्वीट कर देता है, एक पब्लिक में स्टेटमेंट दे देता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, फिर आप वो फायर फाइटिंग में लग जाते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, एक तो पहली पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पार्टी है, बाकी तो सारी पार्टीज फैमिली पार्टीज हैं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी में जब जावेद हाशमी, जो आजकल मैं हैरान होता हूँ जो बातें करते हैं, जब वो बैठे पहली दफ़ा आके हमारी कोर कमेटी में, और मियाँ अज़हर जो प्रेसिडेंट थे एक वक्त पे मुस्लिम लीग के, वो जब आके बैठे हमारी, तो उन्होंने कहा हमने कभी किसी पार्टी में ऐसी गुफ्तगू सुनी नहीं कि चेयरमैन के सामने कोई बोल रहा है, कोई खड़ा होकर बात कर रहा है, एक जूनियर सब यंग लड़का पहली दफ़ा आके खड़ा होकर कहता है कि चेयरमैन साहब आपको भी बात नहीं करनी चाहिए, पहले हमारी सबकी बात सुने। यानी एक डेमोक्रेटिक कल्चर है जो किसी पार्टी में नहीं है, इसलिए लोग बोल पड़ते हैं। हाँ, मैंने एक जगह पे स्टेटमेंट दी, जब पार्टी डैमेज होना शुरू होती है, एक ग्रुप जो कि डैमेज करता है, और वो तब मैंने एक डिसिप्लिन इम्पोज किया है। लेकिन याद रखें, एक पीपल्स पार्टी वाहिद पाकिस्तान की पार्टी थी जिसमें इसी तरह की कशमकश थी, लड़ाइयाँ हो रही होती थी, लेकिन ये एक ग्रोइंग पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फिनोमिनल राइज शुरू होता है लाहौर के जलसे से, जिसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि जनरल पाशा हेल्प यू आउट और उन्होंने आपके लिए बड़े बंदे इकट्ठे किए, मीनार पाकिस्तान भर दिया, लाखों लोग आ गए, और इमरान में 2013 में आउट ऑफ नोवेयर 76 लाख लोग वोट ले गए। क्या किया उन्होंने आपके लिए? देखिए, मुझे ये बताएं कि जनरल मुशर्रफ, प्रेसिडेंट आर्मी चीफ, इस्लामाबाद में जलसा करता है, और ISI का हेड जनरल मुशर्रफ के नीचे 30,000 लोग नहीं इकट्ठे कर सकते? क्या 3.5-4 लाख लोग ISI मीनार पाकिस्तान में इकट्ठा कर सकती है? और एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा, 2 साल में 3 दफ़ा। और जो आखिरी जलसा हुआ था हमारा धरने के दौरान, 10 लाख लोग आए थे। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा ये ISI कर रही है। कोई अपनी अक्ल इस्तेमाल करे, पहला पॉइंट। तो नून वाले तो कहते थे पहले जनरल पाशा थे, अब धरने में जनरल ज़हीर भी साथ आ गए थे, और इरादा देखा हुकूमत को उठा के बाहर फेंकेंगे 30-31 अगस्त को, और इमरान खान को केयर टेकर सेटअप आएगा, उसके बाद हुकूमत मिल जाएगी। ये प्लान था। जो खुद मिलिट्री की गोद में पले हों,
जनरल जिलानी और जनरल जिया की गोद में एक पार्टी पली हो, आईएसआई के पैसे पे पली हो, जो आईजीआई बनाई गई हो। जनरल दुरानी डीजी आईएसआई स्टेटमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एयर मार्शल केस में कि मैंने पैसे दिए आईजीआई में। आईएसआई का डीजी आईएसआई स्टेटमेंट दे रहे हैं जनरल दुरानी कि मैंने नवाज शरीफ को पैसे दिए, मैंने शहबाज शरीफ को पैसे दिए, मैंने नून लीग के ये जो बनी थी आईजीआई। ये तो जनरल दुरानी और आईएस और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि एफआईओ की तफ्तीश करो। 2 साल से तफ्तीश नहीं हो रही। अगर ये बेकसूर हैं सारे, क्यों नहीं करते? वो तो जनरल डीजी आईएएस। मैं तो आपकी भी तफ्तीश चाहता हूं, क्योंकि बराह रास्त इल्जाम है। मैं चाहता हूं तफ्तीश की जाए कि उनका क्या रोल था आपके साथ। नदीम, मैं आ रहा हूं, सच्चाई तो जाननी चाहिए। मैं अपनी तरफ आ रहा हूं। तो अगर ये मैं नवाज शरीफ की जगह होता, ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और मुझे पता होता कि मेरी हुकूमत कोई मिलिट्री जनरल गुरानी की कोशिश कर रहा है इमरान खान के साथ मिलके, मैंने 5 मिनट नहीं लगाने थे, कमीशन बैठानी थी। मैंने एकदम पकड़ना था उन लोगों को, या मैं खुद छोड़ देता या मैं उनको पकड़ के सजाएं देता, क्योंकि ये ट्रीजन है, ये गद्दारी है मुल्क से कि आप पैसे ले रहे हैं किसी से और मुल्क में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रीजन है। मैं तो ना किसी को छोड़ता। तो ये मैं इनको चैलेंज करता हूं, बजाय ऐसे इल्जाम लगाने के फौरी तौर पे कमीशन बैठाया। और मैं चैलेंज करता हूं, कैसे आईएसआई मदद कर सकती थी? पैसे दे सकती थी ना, बंदे भी इकट्ठे कर सकती थी आपके लिए। आईएसआई बंदे इकट्ठे, मैं कह रहा हूं आप अभी शाहिदुल्लाह का एक टेप थी प्राइम मिनिस्टर को सुनवाई गई। मैं आपको अभी कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई टेप दिखा दे। 2007 जब 12 मई को जनरल मुशर्रफ का जलसा देख लें इस्लामाबाद में, आईएसआई का हेड उनके नीचे, आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, देख लें कितने लोगों को इकट्ठे किए। धरने के दिनों में आपकी बात हुई जनरल वो जहीर से या जनरल पाशा? लेकिन नदीम देखे ना, बात हुई आपके। तो पहले तो थोड़ा सा जरा लॉजिक इस्तेमाल करें। आईएसआई क्या बंदे इकट्ठे कर सकती थी? अगर मेरे लिए 10-10 लाख, 3-3 लाख रुपया, 3-3 लाख लोग, और जो इस्लामाबाद के अंदर 30 नवंबर को जलसा हुआ धरने के दौरान, इस्लामाबाद की तारीख में इतनी पब्लिक नहीं आई, तो वो जनरल मुशर्रफ के लिए क्यों नहीं कर सके? उन्होंने 3-4 जलसे किए, जरा लोग देख लें। 12 मई वाला अच्छा फ्लॉप शो था, मैंने कवर किया हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या धरने के दिनों में आपकी जनरल जहीर से बात हुई या नहीं? मैं नदीम, मैं आगे बात कर रहा हूँ। अगर वो लोग नहीं इकट्ठे कर सकते तो पैसा ही दे सकते थे ना। मैं चैलेंज करता हूँ, 1 रुपया मुझे बता देंगे कभी मैंने इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने आईएसआई से लिया हो? 1 रुपया। मैं आपको बताऊं कि अगर तफ्तीशें हो जाए ना, बड़े बड़े सियासतदानों का नाम आएगा पाकिस्तान में जिन्होंने पैसे लिए। मुतालबा करें फ्लोर ऑफ द हाउस। मैं कह रहा हूं, हमने पार्लियामान में जाकर रेजोल्यूशन, हमारी पार्टी कह रही है फौरी तौर पर कमीशन बैठाओ। आपकी जमात के ऊपर खान साहब इल्जाम बराह रास्त लग रहा है, और मेरे ख्याल में आपकी जमात पार्लियामान की बड़ी जमात है, पार्लियामान में रेजोल्यूशन मूव करेंगे, इसके ऊपर तफ्तीश कराई जाए, आपका भी नाम साफ हो, बाकियों का भी बिल्कुल करेंगे। मैं जैसे जब भी जाऊंगा पार्लियामेंट में, मैं सबसे पहले ये डिमांड करूंगा। पार्लियामान में जाएंगे कब? आप जाते ही नहीं है, तो हमें तो फिर वो डाउट ही रह जाएगा। जाते असल में इतने ज्यादा इश्यूज हैं इस वक्त, और पार्लियामेंट मैं जब जाऊंगा, मेरी पार्टी अभी क्या बैठी है, डॉक्टर आरिफ अलवी, जब एमक्यूएम ने फ्लोर ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या क्या कमीशन बनाओ, आप रेजोल्यूशन मूव कर, बिल्कुल हम करेंगे रेजोल्यूशन। मैं आपको कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जिस दिन भी मैं जाता हूं, बल्कि मैं उससे पहले कहूंगा तैयार करें, रेजोल्यूशन मूव करेंगे कि एक कमीशन बैठे, किसी ने पैसे लिए हों आईएसआई या आईएसआई ने अगर मदद की हमारी, एक्सपोज करें हमें। आपकी बात हुई जनरल जहीर से धरने के दिनों? नहीं, कभी बात नहीं हुई मेरी, कभी भी नहीं हुई बात? नहीं, जनरल जहीर से 1-2 दफा मुलाकातें हुई हैं टेररिज्म के ऊपर, इश्यूज के ऊपर। आपको पता है जनरल कियानी की जब एपीसी बनी थी, जब तालिबान से बातचीत हुई थी, धरने के दौरान नहीं कोई जनरल जहीर से बात नहीं हुई। जनरल रहील से जब नवाज शरीफ ने उनको कहा कि सालिस का किरदार अदा करें, तो तब मैं मिला, फिर मेरे बाद ताहिरुल कादरी मिले, और वो मीटिंग, वो सबको पता है, पब्लिक मीटिंग। जनरल रहील ने क्या आपसे ये कहा था कि मैं बाकी आपके मुतालबात सारे के ऊपर तो आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर का नहीं दिलवा सकता? उन्होंने कहा था ये, और उसका जवाब मेरा ये था कि देखें, मुनासिब नहीं था कि आपकी इन्वेस्टिगेशन वहीं हो जाती, क्योंकि जनरल रहील पे भी जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरे ख्याल में इस जवाब से आपके वो उनकी तशफ़ी हो जानी चाहिए कि ही सेड कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनका इस्तीफ़ा तो नहीं दिलवा सकता, बाकी आपके मुतालबात पे काम हो सकता है। मेरा जवाब सुन लें, जनरल जहीर ने बिल्कुल मुझे ये कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे। मैंने जनरल जहीर को 2 बातें की। मैंने कहा देखें, जो बेनिफिशरी, जनरल रहील शरीफ को मैंने कहा कि जो बेनिफिशरी हैं धांधली के,
वो अगर ऊपर बैठेंगे तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? और वो सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से धरना उठा लें और तब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने कहा हमारा प्रेशर तो धरने का है, उससे पहले मैं 4 हल्के मांग रहा था। नहीं, मैं एक आपको बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ी साजिश हुई गवर्नमेंट गिराने की। 1 साल से मैं बार बार 4 हल्के मांग रहा था कि इनकी तफ्तीश कर दो। कितने? 413 में से 413 पिटिशंस थी। मैं कह रहा था 4 की कर, मैं उसका वो शॉर्ट भी प्ले कर दूं। नहीं, वो आप शॉर्ट प्ले करें। मैंने बार बार 4 हल्के मांगे। क्यों मांगे? मैंने कहा सिर्फ अगला इलेक्शन ठीक हो जाए, सैंपल कर लें, अगर 4 ठीक है 413 रहने दें। मैंने ये क्यों कहा था कि इलेक्टरल प्रोसेस में सारी पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई, सारी 21 पार्टीज ने कहा है, तो उसकी क्या तफ्तीश नहीं होनी चाहिए थी? तो मैं तो इलेक्शन की भी नहीं, मैं तो 4 की कह रहा था। अगर ये 4 हल्के खोल देते मैं धरना ही ना करता। तो ये जो ये कह रहे हैं ना कि इतना बड़ा प्लान बना, लंदन प्लान, तो आप 1 साल से आप दिखाने, टीवी पे दिखाएं लोगों को, बार बार अस्पताल के बिस्तरे में, असेंबली में आता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं, 4 हल्के मांगता हूं। लंदन में आप मिले किससे थे? बड़ी वो लंदन प्लान बड़ा ही कोई स्पेशल छोड़े ना, मुझे सिंपल बात कह दें कि अगर 4 हल्के खोल देते तो मुझे जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की। क्या डॉक्टर अब जेसी बन गई ना, आखिर में जेसी बन गई, जेसी का फैसला हुआ, मान लिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आपकी हार? मैं वक्त बताएगा हार है या नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक इलेक्शन के अंदर एक जेसी बैठी है, उसने 40 फाइंडिंग्स दी हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और ये 40 फाइंडिंग्स के ऊपर मैंने अब लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि इनके ऊपर मुझे जवाब दें, क्योंकि ये पहले तो सारी पार्टीज कह रही है इलेक्शन में धांधली हुई, उनको तो तभी रिजाइन कर जाना चाहिए था। अब जेसी ने जो 40 फाइंडिंग्स दी हैं, क्या मांगा है जवाब आपने इलेक्शन कमीशन से? मैंने उनसे पूछा है जी कि हमें बताएं कि आपका नादरा का ये जो थंब प्रिंट्स हैं क्यों नहीं काम कर रहा था? 350 करोड़ रुपया खर्च किया आपने इसके ऊपर। मैंने उनसे पूछा RMS सिस्टम क्यों बंद हो गया था, जो कि रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, कंप्यूटराइज सिस्टम था, इन्होंने बंद कर दिया नवाज शरीफ की तकरीर के बाद। मैंने उनसे पूछा कि 2.5 करोड़ वोट बैलेट की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, फॉर्म 15 कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये किस तरह का, कौन जिम्मेदार है? और 40 फाइंडिंग्स हैं जो मैंने उनके जवाब मांगे हैं। अब हम चाहते हैं, और आरओज को इख्तियारात दे दिए कि एक आरओ 3 एक्स्ट्रा बैलेट मंगवा रहा है, एक 1,26,000 एक्स्ट्रा बैलेट मंगवा रहा है, एक 70,000 मंगवा रहा है, और आरओ बैलेट मंगवा रहा है, अपने पास रख रहा है, और उसका फिर रिकॉर्ड भी नहीं है। और फिर ना, अच्छा, और एक और चीज, जब रिटर्निंग ऑफिसर जब काउंटिंग करता है ना, तो उस पर सारे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। पंजाब में इन्होंने ज्यादातर हल्कों में कैंडिडेट्स को ही नहीं जाने दिया, अकेला बैठा हुआ है, एक्स्ट्रा बैलेट्स है। जावेद आशिफ कहते थे कि आपको नासरुल मुल्क जो है वो इस सारे प्रोसेस में बेल आउट कर देंगे, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ से फैसला आएगा और कब मुक जाएगा। नासरुल मुल्क साहब ने तो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में मेरे ख्याल में आपको कुछ नहीं दिया। नहीं, मैं जावेद हाशमी का तो इल्ज़ाम था कि अरेंज्ड है सारा कुछ, फिक्स मैच है ये। मैं अब हाशमी की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि ऐसी उन्होंने बातें की हैं, सारी मीटिंग में बैठे हुए, इस कमरे में मीटिंग्स हुई हैं, वो हाशमी बैठे हुए हैं। मैं कहता जा रहा हूँ असीसी में कि अगर इन्होंने हमें इंसाफ ना दिया हम सड़कों पे निकलेंगे। इनको ये मीटिंग में थे, मैंने कहा हम निकलेंगे, तो उनको तो सारा, तो किधर फौज आ गई बीच में से। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं नदीम, इससे मुस्बत बात हो सकती है कि 413 में से 4 हल्के सैंपल कर दें? खान साहब, एक ब्रेक का टाइम हो गया, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जी, विल बी बैक। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब, ये फरमाइएगा, आपकी जमात जो है वो बाज़ लोगों का ख्याल है कि डाउन एंड आउट ये वाला फिनोमेना है, क्योंकि ये जो आपके हरीपुर में भी रिजल्ट्स आए हैं इसमें आपको मार पीटी है, आप कोई ज़माना था जा रहे थे ऊपर, हरीपुर में भी जो रिजल्ट पहले इलेक्शन का था आपकी फेवर में था, अभी बड़ी लीड से आपको मार पीटी, आप अपने ससुराल से हार गए। इसी हरीपुर में 1 महीना 1.25 महीने पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में PTI स्वीप करती है। अब क्या हुआ? कैंडिडेट जो रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट, जो नून लीग का कैंडिडेट था जो है, इसने वहाँ हल्के में काम बहुत किया। मैं सच बताता हूँ ना, यानी इसके और इसके कज़न ने, इनकी फैमिली की वोट जो 2 नीचे प्रोविंशियल सीट्स थी, ये इंडिपेंडेंट लड़ा है। ये पहले इंडिपेंडेंट नून लीग को इसने हराया, PTI ने हराया बाई इलेक्शन में, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था हरीपुर में, नीचे जो सीट है जिधर जीता है। और साथ वाली सीट पे इसके कज़न ने
50,000 वोट प्रोविंशियल असेंबली, इस वक्त वो गौहर हैं, वो भी MP है, तो इनका एक फैमिली का वोट था, कैंडिडेट तगड़ा था, और हमारा मैंने थोड़ी सुस्ती की, वहाँ गए नहीं। एक तासुर यह है कि आपकी जो इलेक्शन स्ट्रेटजी थी उसने आपको हरवाया, आपने रहाम खान को मैदान में उतारा, खुद इमरान पीछे रहे, और वो जो नारा भी था कि ये तो पार्टी जो है इसमें नेपोटिज्म नहीं होगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, आपने उसकी भी नफ़ी की। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? और मार पीटी आपको, रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मुझे जो रहाम खान की एक क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद है, वो एक पॉलिटिकल खातून है, यानी पॉलिटिकली वो उन्होंने पढ़ा हुआ है पॉलिटिक्स, वो समझती हैं, वो एक पोलिटिसाइज्ड हैं, उनके हर एक इशू के ऊपर, इंटरनेशनल लोकल के ऊपर उनके व्यूज़ हैं जो वो बैक करती है अपनी आर्ग्यूमेंट से। ये उनकी बड़ी पॉजिटिव, मेरे लिए अट्रैक्टिव क्वालिटी है कि मैं एक इंसान को, तो मुझे खातून छोड़ें, आदमी या औरत में, मुझे वो लोग पसंद होते हैं जो एक सियासी होते हैं, मतलब कि एक माशरे में सियासी का मतलब कि मैं जुल्म और नाइंसाफ़ी अपने माशरे में देख रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँ। मुझे उसकी ये सबसे बड़ी क्वालिटी पसंद। उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में आ रही हूँ तो मेरे ख्याल में आप पार्टी का एक बड़ा ओहदा उनको फिर ऑफर करिए। पहले मैं क्लियर कर दूँ, रहाम की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो एक पॉलिटिकल है, हर चीज़ के ऊपर उनके व्यूज़ हैं, मुझे ये पसंद है। एक खातून हो जिसको फ़र्क ही ना पड़े, माशरे में बच्चे मर रहे हैं, 10 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, इसमें गुर्बत की लकीर से नीचे हैं ना, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं है, और उसको फिक्र ही ना हो कि जी मेरा अच्छा घर चल रहा है। मुझे वो कभी ऐसी खातून मुझे अट्रैक्ट ना करे। मुझे तो करती वो आदमी भी, मुझे कोई आदमी, मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता जिसको फिक्र ही ना हो कि माशरे में क्या हो रहा है। ये इंसानी माशरे के अंदर जब तक हक और सच के लिए लोग खड़े नहीं होते, वो इंसान ही नहीं होते। मैं तो उनको तो जानवरों के लेवल पे ऑपरेट करते। तो ये उसकी क्वालिटी है। और वो क्या कर रही है, वो एक कॉज में बिलीव करते हुए उसे सपोर्ट करती है ना। उसके पास अब जहाँ तक ये उसके ऊपर गलत, जो मुझे तकलीफ हुई उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, मारूसी सियासत, ना उसके पास कोई ओहदा है, ना उसके पास कोई KPK के अंदर कोई ओहदा है, ना उसके अंदर कोई पार्टी का कोई प्रोटोकॉल है उसके लिए। उसको लोग इनवाइट करते थे। मसलन उसको इन्होंने हरीपुर में बड़ा जोर लगा के इनवाइट किया कि प्लीज़ आएँ, आपका हल्का, आपका ख़ानदान यहाँ है। आमिर ज़मान ने उनको रिपीटेडली रिक्वेस्ट की। वो उसको पहले तनकीद होती थी सोशल मीडिया पे, वो बचती थी पॉलिटिक्स से, वो उसके कहने पे गई, उसके ऊपर सारे एक पूरा अटैक आ गया उसके ऊपर। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि मुझे पता है उसके बच्चे हैं, उनके तकलीफ़ होती है। उससे पहले कराची का एक जब था NH-46 का इलेक्शन, मैंने उसे कहा, मैंने रहाम को इसलिए कहा कि वहाँ खौफ था। MQM का वो 9-0 में रैली थी, लोग डरे हुए थे और हमारे कैंडिडेट को मारा उन्होंने, उसको खौफ था, तो औरतें निकलती नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं अगर मेरी बीवी, अगर मैं लीड बाय एग्जांपल करूँ अपनी, जब मेरी बीवी साथ होगी तो औरों की भी औरतें प्लान क्या कर रहे हैं, उन्हें पार्टी पोजीशन देंगे? देखिए, जो मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ मैं हूँ वो ये कि यहाँ इन सारों की ख़ानदानों की सियासत है, क्योंकि किसी का कोई रिश्तेदार है, कोई किसी का भाई है, किसी की बेटी है, किसी का बाप है, वो सारों को ओहदे मिले हुए हैं। ये तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें अगर इमरान खान के किसी रिश्तेदार ने आना है ना, तो एक ही तरीका है, इलेक्शन लड़ो पार्टी के अंदर। इलेक्शन में टिकट दे देंगे राम को? नहीं, पार्टी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये वाहिद पार्टी है जो पार्टी में इलेक्शन करवाती है। लड़ना अलाउ करेंगे राम को? कोई भी कर सकता है, रेहाम भी कर सकती है, कोई भी लड़ सकता है। देखे ना, आप किसी भी ओहदे के ऊपर मैं कैसे मैं पाकिस्तानी होते हुए मेरा हक है, मैं लड़ सकूँ। तो आपने NA-246 का जिक्र किया, बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ है आज कराची में रशीद गोडेल के ऊपर अटैक वाला। आपकी जमात एक तगड़ा, एक ऐसा लगता है कि हमें तासुर देती है कि वहाँ कराची से आपकी जमात पाँव रख सकती है, पाँव जमा सकती है, फिर लगता है कि नहीं डिसअपियर हो गए। आप जाते हैं, किसी एक हल्का खुला है, उसके बाद फिर आप पीछे हट जाते हैं। कोई स्ट्रेटजी है कराची के लिए? वैक्यूम है कराची में। देखिए नदीम, ऑल्टरनेट चॉइस नहीं आप बन पा रहे। प्रॉब्लम क्या है, कराची में खौफ है। अब देखें ना, ये MNA को मारा है। अब सोचें कि वहाँ शरीफ ख़ानदान के लोग, जो कि जिन जैसे लोग हम सामने लाना चाहते हैं,
वो मुझे पता है, मैं जब 9-0 वो जो अजीज़ाबाद में जब हम वो 246 में कर रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह का खौफ था। यानी उन्होंने, मैं इमरान खान बैठा हुआ है, चले कैमरे हैं, मीडिया है सारा, हम वहाँ से रैली निकाल रहे हैं, मैंने आंखों गाड़ी के ऊपर मारना शुरू हो गया, हमारे लोगों को पीछे, हमारे लोगों को मारना शुरू हो गए। इमरान इस्माइल कैंडिडेट है, 3 दफ़ा उसके ऊपर हमला किया, उसको मारा इन्होंने, अंडे मारे। यानी ऐसा खौफ, ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस माहौल के अंदर लोग डरते हैं। कराची में आप खौफ की फिजा ख़त्म कर दें, आप देखें कराची में क्या इलेक्शन हो। कराची ऑपरेशन इज़ अ सक्सेस स्टोरी, आपको वहाँ जाना चाहिए। मैं वहाँ खुद सड़कों पे फिर के प्रोग्राम करके हूँ, आप जैसा पॉपुलर लीडर जाएगा तो आप मैं तो कराची से, मैं जब 9-0 जा सकता हूँ, कोई गया और पाकिस्तान का लीडर बताए। लेकिन आपके पास कराची की स्ट्रेटजी है क्या? कराची में वैक्यूम MQM इस्तीफे दे के बाहर बैठी, क्राइसिस लग रहा है कि एकदम से कराची जो है रप्ट ना हो जाए। नहीं नदीम, मेरी बात सुने, देखिए पाकिस्तान की सियासत बड़ी तेज़ी से बदल रही है, लोगों को नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है। यहाँ एक बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है, और चेंज सिर्फ कराची में नहीं आ रहा, सारे पाकिस्तान में आ रहा है। एक चेंज की बहुत बड़ी वजह ये है कि पहली दफ़ा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने फैसला कर दिया है कि किसी को उन्होंने अब छोड़ना नहीं है, जो इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएगा उसके अगेंस्ट जाएंगे। यही APC में सारी पार्टीज ने फैसला किया था। MQM उस पार्टी में बैठी थी जिधर ये फैसला हुआ था कि किसी मुसल्ला ग्रुप को इजाज़त नहीं मिलेगी अब पाकिस्तान में ऑपरेट करने की। ये बहुत बड़ा फैसला था। सारी APS वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद सारी पार्टीज ने ये फैसला किया था। अब जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि जी MQM को इस्तीफे कबूल करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं तो इसको इशू नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि MQM को अब फैसला करना चाहिए, और MQM की सपोर्ट है, उनके पास वोट बैंक है, उनको फैसला करना चाहिए कि क्या अब हम नई सियासत करना चाहते हैं, नए पाकिस्तान की, कि बिल्कुल अपना कोई मुसल्ला ग्रुप हमारे साथ ना हो, ये जो डंडे की और बंदूक की सियासत ये करना चाहते हैं, या हम अब जेन्युइन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उनके पास अब 2 रास्ते हैं। मुझे पता है कि MQM के अंदर ऐसे लोग हैं जो अब चेंज करना, वो भी तंग आ गए ये बंदूक की सियासत से, और ये उनके लिए बड़ा। MQM के अंदर एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है जो ज़ाहिर जिन्हें कहा जाता है मॉडरेट ग्रुप्स हैं, और वो थोड़े से चुप हैं या पाकिस्तान से बाहर चले गए कुछ लोग। कभी आपने किसी से बात करने की, अप्रोच करने की? मैंने की है, मैंने 3-4, मैं नाम नहीं चले, नाम नहीं, देखें नाम, बट यू आर रेडी टू इसलिए कि MQM का डिसिप्लिन और है, PTI का डिसिप्लिन ज़्यादा से ज़्यादा कि हम पार्टी से उन्हें कहेंगे सस्पेंड कर दी मेंबरशिप, वो दुनिया से ही सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा, आप राब्ते से हैं? किसी का नहीं लेता, राब्ते में हैं आप? देखें MQM के अंदर, MQM जो ओरिजिनल थी एक नाइंसाफी की बुनियाद पे एक जमात बनी थी। उनके अंदर बड़े पढ़े लिखे मिडिल क्लास अर्बन लोग हैं। कि PTI में उनको शामिल करने की बात हो तो आपकी जमात के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? देखिए जी, डिपेंड करता है ना, कईयों के ऊपर तो पूरी लिस्ट है ना कि कितने कत्ल किए उन्होंने, तो मॉडरेट नहीं ले सकते जिनके ऊपर, लेकिन इनके पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जो कि तंग आ चुके हैं। वो भी सोच रहे हैं कि कराची का मुस्तकबिल जब तक ये इंतशार चलता रहेगा, पहले एक ग्रुप बता लेने आता था, 5 ग्रुप आते हैं, बिजनेसेस भाग रही हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई बांग्लादेश, कोई मलेशिया भाग रहा है, तो आखिर में तो बेरोजगारों की फौज होगी। कराची ने तो चलना है। आपके दोस्त मौलाना फजलुर रहमान आज MQM को मना रहे हैं इस्तीफे वापस ले लें, उसके ऊपर क्या कहेंगे? इस्तीफा वापस ले लें? मैं एक्चुअली समझता हूँ कि MQM अगर ये फैसला कर ले कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करनी है, और ये खौफ की जो अब तक ये दहशत की पॉलिटिक्स है, इससे अलग अपने आप को करना है, तो वाकई उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और असेंबली में रहना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ये कहना है कि नहीं जी, बाकी सारों के जो मुसल्ला ग्रुप है उनको मारो, लेकिन हमारों को ना हाथ लगाओ, ये नहीं हो सकता। एक चीज़ ये है कि जब हम आपका रोड मैप डिस्कस करें कि पाकिस्तान को कल किस में जाना चाहिए, 1-2 फैसले ऐसे हैं। NA 122 का फैसला आने वाला है, NA 125 सुप्रीम कोर्ट में वो अपील में गए हुए हैं। इमरान खान को कुछ वहाँ से मिलेगा जिसमें आपकी वो रिवाइवल जो पॉपुलर वेव थी, लगता है कहीं धरने के साथ ही चली गई है? नदीम देखिए, मैंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल किया है। मैं वो हूँ जो पहला क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच खेल के मुझे टीम से निकाल दिया और सबने कहा अब ये वापस ही नहीं आएगा। मैं वो हूँ जो जिसकी टांग टूट गई, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, किसी ने कहा अभी ख़त्म हो गया ये। तो जब इंसान गिर के खड़ा होना जिसको आ जाता है ना, उसको जो हार से नहीं ना डरता, उसको कोई हरा नहीं सकता।
मैं आज आपको कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ कभी इतनी ताकत में नहीं थी जितनी आज है। आपकी एक 122 की क्या तवक्को है? फैसला तो अब रिजर्व हो गया, मान लेंगे जो भी फैसला है या अपील में जाएंगे? मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने तो आपको पता है कि उन मुल्कों में मैच के मेरे दौर में तो अपने अपने अंपायर होते थे ना। मैंने तो शुरू किया न्यूट्रल अंपायर, और पहला दुनिया की क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हम लेके आए थे ये पाकिस्तान में। देखिए फैसला तो मैं मानूंगा जो भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह आप सैटरडे को पता चल जाएगा। लेकिन मैं आज आपको ये कह दूं कि पाकिस्तान का अंदर जो चेंज आया है धरने की वजह से और जेसी की वजह से, और हमने जो आप इलेक्शन कमीशन को टाइम दिया है कि आपने हमें बताना है कि जो मैंने लेटर लिखा है, जो जेसी के फैसले हैं उनसे मैंने जवाब मांगे। एक मिनट नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ। मैंने उनसे इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगे हैं, मैं उनको टाइम दे रहा हूँ। मैं अगर इन्होंने मुझे जवाब ना दिए, जो मेरा हक है, जो सारी पार्टीज कह रही है धांधली हुई, और जो जेसी का है, जो जेसी की फाइंडिंग्स के मैं जवाब मांगे हैं, मैं फिर सड़कों पर निकलूंगा। मैं ये इलेक्शन कमीशन के बाहर ऐसे मुजाहरे करूंगा, इन्होंने कभी देखे नहीं है इतने बड़े। कब, कितनी देर इंतजार करें? हम इनको टाइम देंगे, क्योंकि अभी हम ये भी देख रहे हैं इन्हें 122 उसके जहांगीर तरीन 2 और के भी आ रहे हैं। चार में से 3 के तो अब एक हामिद ज़मान, जहांगीर तरीन 122 125 4 हामिद खान के आ चुके हैं। हाँ, हामिद खान के, हाँ, वो तो उनका तो प्रूव हो गया कि इलेक्शन में वो तो अब स्टे लिया हुआ है, लेकिन ट्राइब्यूनल ने तो एनाल कर दिया ना। जहांगीर तरीन और मेरा आ रहा है, ये इंशाल्लाह हमारा 10 मेरा सैटरडे को आ रहा है, उनका अगले हफ्ते आ जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें आया क्या। हमें तो पता है कि इसके अंदर एक एक वोट अब देखिए, ये तो जेसी से फर्क है ना, ये तो एक वोट लेके गई है। कमीशन जवाब नहीं देता तो आप फिर सड़कों पे निकलेंगे? मैं देखें, ये नहीं हो सकता कि मैं धरना क्यों दे रहा था कि पाकिस्तान का इलेक्शन। लेकिन खान साहब आपका वो जो नारा था, मुझे लास्ट इंटरव्यू में याद है, आप कहते थे 2015 इंतखाबात का साल है। मैंने 3 दफा पूछा, मैंने कहा कोई रीजन बताएं, आपने कहा इंतखाबात का साल है। अब तो रूल आउट करिए, 2018 इंतखाबात का साल। इंतखाबात का साल इसलिए है, आप सिर्फ नदीम वो 40 ऑब्जर्वेशंस पढ़ लें जो कि जेसी ने लिखी हैं इलेक्शन के ऊपर। आप प्लीज 2.5 करोड़ वोट बैलेट की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 2.5 करोड़ बैलेट का दुनिया के अंदर कभी ऐसा इलेक्शन बैलेट हो सकता है? तब भी 2018 में सुनते आपके जुडिशल कमीशन ने तो उसको वैलिडेट कर दिया ना। मैंने मान लिया फैसला, मैंने पहले कहा था मैं मान लूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं 2.5 करोड़ वोट, उसका कोई रिकॉर्ड ही ना है फॉर्म 15 में, तो दुनिया के अंदर तो ऐसा इलेक्शन वैलिड नहीं होता। हम मान लिया कि हम पाकिस्तान में मान गए हैं कि बाकी दुनिया ईमानदार है, हम हैं ही, हम तो हैं ऐसे, हम तो हमारे मुल्क में तो फ्रॉड। अब आप 2018 की तैयारी कर रहे हैं? नदीम मेरी तो तैयारी, बल्कि 2018 में तो हमें अब फायदा हो गया ना कि हमारे पास तो एक तो हमें मौका मिल गया, क्योंकि अब पार्टी का अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पहला इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, जस्टिस वजी ने उसे एनाल कर दिया, नई इलेक्शन कमीशन बनाई है। अब फिर तो एक तो पार्टी में इलेक्शन करवाएंगे, जो मैं समझता हूँ अब ज़बरदस्त इलेक्शन, हमने गलतियों से सीखा है, एक बेहतरीन इदारा बनेगा तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन के बाद, तो हमें मौका मिल गया। और दूसरी चीज़ कि यहाँ अक्सर आबादी तो पाकिस्तान की नौजवान है, तो 1-2 करोड़ बच्चे जो कि अभी स्कूलों में है, उनकी वोटिंग एज आ जाएगी, और वो सारा तहरीक इंसाफ है। जस्टिस वजी के साथ 2 ठंडे गिलास के पानी इकट्ठे बैठ के पीना चाहिए। नहीं, वो जस्टिस वजी थी, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरा तो सिर्फ ये था कि जस्टिस साहब आपको एक ट्राइब्यूनल का हेड बनाया था, आपने इलेक्शन का फैसला किया कि खत्म हो गया, मैंने मान लिया। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसको निकालो फलाने, ये कौन सा कब्जा कर लिया पार्टी के ऊपर। तो बहरहाल वो है। खैर खान साहब एक ब्रेक का टाइम हो गया, एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, विल बी बैक। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब ये फरमाइएगा, 2 सवाल जो बड़े ज़रूरी हैं। एक, आपका ख्याल था कि नून लीग वालों ने इकॉनमी वानी सारी बिठा दी है, जो अभी नंबर्स हैं इकॉनमी के, उसमें मुझे लगता है कि दे आर नॉट डूइंग दैट बैड। जितनी सिचुएशन मुश्किल थी उस हालात में इकॉनमी आगे चल रही है। और एक इशू है जो कसूर जैसे वाक़यात हमारे सामने आए, जो हमारे पास ये शेर अली और राना सनाउल्लाह जैसे वाक़यात सामने आए, तो इकॉनमी के ऊपर आपका तबसरा क्या है? क्योंकि मेरा ख्याल में दे आर डूइंग ओके। बात करता हूं, देखें बिजली कितनी थी तहरीक पीपल्स पार्टी के दौर में, जो सबसे दुनिया कहती थी इससे बुरा दौर ही नहीं है। बिजली की कीमत देख लें, दुगनी होगी है बिजली की कीमत नून के। जो तेल से बिजली बनती है वो 40% बिजली तेल से बनती है, तेल की कीमत आधी से भी कम हो गई है।
तो मुझे सिर्फ कोई एक चीज समझा दे कि बिजली की कीमत दुगनी कैसे हो गई, जबकि तेल की कीमत जो आधी बिजली बनती है तकरीबन तेल से, उसकी कीमत आधी से भी कम हो गई है। 40 रुपए का बैरल है, जब 120 या 15 रुपए की। आप शाबाश नहीं दे रहे। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोड शेडिंग भी वही की वही, इन्होंने किया क्या है? लोड शेडिंग की भी वही की वही, वो सर्कुलर डेट उससे भी ज्यादा आगे निकल गई है, बिजली की कीमत दुगनी आपने कर दी है। क्या किया आपने? कर्जे लेके मुल्क चलाना और कर्जे लेके रिजर्व्स बढ़ा देना, और ना आप रोजगार पैदा करें। एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, तो रिजर्व्स कैसे ऊपर? कर्जे लेके। तो कसूर वाले वाक़े पे भी आ जाएं, जो हमारे सोशल इश्यूज हैं और सिक्योरिटी के मामला, इस पे भी एक सवाल हो जाएगा। कसूर और ये जो शेर अली और राना सनाउल्लाह वाला चीज़ साहब ने, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आखिरी बात करता हूँ नदीम। देखें, 14 अगस्त गुजरी है, उसी के दौरान ये चीज़ें आई हैं सामने। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि पाकिस्तान मैं समझता हूं कि ये अब उधर खड़ा है जिधर पाकिस्तान इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनेगा। वो इसलिए बनेगा कि पाकिस्तान को उधर हम ले गए। आप जो आइडियल था, एक बहुत बड़ा नजरिया था, एक इनकलाब का नाम था पाकिस्तान, इस्लामी फलाई रियासत, अदल और इंसाफ, जिधर सादिक और अमीन लोग होंगे, दुनिया के लिए मिसाल बनेगी कि ये पाकिस्तान है, कि ये मुसलमान मुल्क है। ये अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। कायद आज़म उसकी एक रोल मॉडल थे, ईमानदार आदमी, सच्चे। दुश्मन भी कहता था कि क्रेडिबल, ईमानदार, पढ़ा लिखा आदमी। किधर पहुंच गए आज कि जिस मुल्क में अदल और इंसाफ होना था, वहाँ बच्चों के ऊपर जुल्म होता है, उनके ऊपर वीडियो बनाई जाती है, और वो जब लोग जाते हैं पुलिस से कंप्लेंट करने, पुलिस उनको दबा देती है, उनको डरा देती है, पुलिस जालिम के साथ खड़ी हो जाती है। और राना सनाउल्लाह जो लॉ मिनिस्टर है, वो कहते हैं जी कोई ज़मीन का केस था, वो भी दबा रहा है मजलूम को, क्योंकि वो निचले तबके के लोग थे। हम किधर गिर गए हैं? यानी सोचो, उस राना सनाउल्लाह, पहले मॉडल टाउन में लोग मरते हैं, उसको निकाल के फिर वापस लगाते हैं। आबिद शेर अली का बाप जलसे में कहता है, फेडरल मिनिस्टर का बाप किसने 20 कत्ल किए। हमारा जो हक नवाज को मारा गया वहां धरने के दौरान, जो फैसलाबाद में सामने खड़े होकर गोली मारी इसके राना सनाउल्लाह के आदमी ने। कि हम किधर पहुंच गए? हमें आपसे अपने से पूछना चाहिए, कौम को पूछना चाहिए कि देखिए, हम नमाज में मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको नेमतें बख्शी हैं, उनके नहीं जो तबाही की जा रहे हैं। हम भी अब उधर खड़े हैं। या तो हम वो अदल और इंसाफ का रास्ता पकड़ सकते हैं जिस मुल्क में, जैसे स्कैंडिनेवियन मुल्कों में अल्लाह की नेमतें हैं, खुशहाल हैं लोग, या तो उधर जा सकते हैं, और या ये अब तबाही का रास्ता है कि जिधर हमारी मोरालिटी गिरती जा रही है, हमारा जुल्म की इंतहा है कि बेचारे बच्चों से जुल्म होता है, उनकी फिल्में बनाते हैं, पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है मजलूम को, और फिर राना जो लॉ मिनिस्टर है वो पुलिस के साथ खड़ा होता है। लास्ट मिनट है और जस्ट फ्यू सेकंड्स हैं, और शुजा खानज़ादा पंजाब के अंदर ऑपरेशन लीड कर रहे थे, वो आर्किटेक्ट थे उस पूरे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के। उनकी असैसिनेशन, उनकी शहादत के बाद उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि हमें पंजाब में किस तरीके से इस मैनस पे काबू पाना? मैं शुजा खानज़ादा हमारे फाउंडर मेंबर थे, और मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि वो एक बड़े कम लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आते हैं और जो अपनी ज़ात के लिए नहीं आते, कोई एक मकसद के लिए आते हैं। वो और बात है, वो समझे कि तहरीक इंसाफ अब आगे नहीं चलेगी तो वो नून लीग में चले गए। लेकिन एक इम्पेकेबल कैरेक्टर के, इंटेग्रिटी कैरेक्टर के आदमी है। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उनकी शहादत के ऊपर, और मैं ये समझता हूँ कि सारी कौम ने, और आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद कौम अब मुत्तहद है कि हमने अब इस तरह के लोगों को जो कत्ल या इस मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, हमने नहीं उनको छोड़ना, और कौम खड़ी है अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे। पंजाब में कैसे ऑपरेशन को आगे बढ़ाएं? देखिए, जब आप फैसला कर लेना कि हमने किसी दहशतगर्द के बीच में इम्तियाज नहीं करना, जो जुर्म करेगा हम पकड़ लेंगे, ये नहीं कि ये मेरा दहशतगर्द है तो इसको बचा लो, तो इसको पकड़ लो। जब आप एक अक्रॉस द बोर्ड एक ऑपरेशन करेंगे कि हमने ये जो ग्रुप्स मसल्ला फिर रहे हैं, जो कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसीलिए आज लोग जनरल रहील शरीफ के साथ खड़े हैं, इस एक वजह से कि लोगों को पहली दफ़ा इत्मीनान हुआ कि ये जो आदमी कहता है ये करेगा, और ये वाकई एक दिलेर आदमी है जिसने फैसला कर लिया है कि मुल्क में ये जो दहशतगर्दी है इसको ख़त्म करेगा। बीइंग ए लीडिंग पॉलिटिशियन, आप कह रहे हैं कि आज लोग जनरल रहील शरीफ के साथ खड़े हैं, तो यू फील कि ही इज़ मोर पॉपुलर देन द पॉलिटिशियन?
देखें नदीम, जिधर क्रेडिट है उधर दें। एक आदमी जब एक काम कर रहा है, कौम लोग उसको पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगा है कि एक आदमी ने फैसला किया, जो कहता वो करेगा। हमें पहले कहते हैं हमारे ज़माने में क्या हो रहा है जनाब, ड्रोन अटैक्स, हमें तो नहीं पता जी, पता नहीं कौन आके मार रहे हैं, और उनको इजाज़त दी हुई थी। फिर अपने ग्रुप्स पाले हुए हैं, एक ग्रुप को पाला हुआ है वो अपना दहशतगर्द है, दूसरे को कह रहे हैं वो मार रहे हैं। ये जो दोगली पॉलिसी थी इसने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी, जिस तरह दुनिया में देखती थी। तो अब एक इस सारे मसले मसाइल के अलावा मुझे एक रोशनी नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है, आप जो भी दुनिया कहे, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है, लोगों में शऊर आ चुका है, ख्वातीन में शऊर आ चुका है, ये नहीं आप रोक सकते इस नए पाकिस्तान को। इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।